दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं 25 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। और आज प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी है, ठीक है, संख्या भी अच्छी है। और यहाँ पर डिटेल जो मैं बताने वाला हूँ, बड़ा प्यारा प्यारा सा उत्तर है यहाँ पर, और बहुत अच्छे जो है आपको स्टैटिक जीके के फैक्चुअल प्रश्न भी मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक का क्या किया है, वर्चुअल मेजबानी किया। क्या किया? वर्चुअल मेजबानी। तो दोस्तों आप सभी पहली बात तो ब्रिक्स के बारे में जानते होंगे। ब्रिक्स के बारे में देखिए 2-3 बातें हैं, उसको आप याद रखिएगा। जैसे ब्रिक्स दोस्तों कुल 5 देशों का समूह है। बी माने होता है ब्राजील, बी माने क्या होता है ब्राजील, ठीक है, याद रखिएगा। आर माने क्या होता है रशिया यानी रूस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? आई माने इंडिया यानी भारत हो गया। सी माने चाइना यानी चीन हो गया। और एस मींस क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। याद रखेगा ये कुल 5 देशों का समूह है। सबसे पहले दोस्तों इसमें 4 देश ही थे। इसमें सबसे अंतिम में जो देश आकर के जुड़ा है कौन सा देश है? तो याद रखेगा वो देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इसको याद रखिए। दूसरी बात आप याद रखेगा कि ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है, एक एक करके एक बार सबको अध्यक्षता करने का मौका दिया जाता है। और ब्रिक्स का जो मेन वाली समिट होगी उसकी अध्यक्षता 2021 में जो होगी दोस्तों, ये मेजबानी मिला है किसको करने के लिए? भारत को मिला हुआ, ठीक है। खैर ये सारी बातें हैं। अभी मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बता रहा हूं क्या है कैसे है, लेकिन उसके पहले आप जरूरी बातें याद रख लो। जैसे अभी मैंने क्या क्या बताया कि कुल यहां पर क्या, एक बार फिर से नोट कर लाऊं, BRICS कुल 5 देश हैं दोस्तों। यहां पर याद रखिए 5 कंट्री हैं यहां पर, ठीक है। इन 5 कंट्री पारी पारा क्या करते हैं, एक एक करके एक दूसरे मतलब हर समय क्या करते हैं, अध्यक्षता करते रहते हैं। 2021 में अध्यक्षता जो होगी दोस्तों एक किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा इंडिया यानी कि भारत के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे अंतिम में कौन सा देश जुड़ा? तो याद रखे दोस्तों सबसे अंतिम में जुड़ा था साउथ अफ्रीका देश। कौन सा? सबसे अंतिम में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा इस प्रश्न पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो ब्रिक्स शब्द था ना, ब्रिक्स शब्द था, याद रखें इस शब्द के बारे में सबसे पहले जो बातचीत किया था 2001 में किया था ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था? जिम ओ नील। शायद इसके बारे में आप सभी को ना पता हो, लेकिन याद रखिए आपके लिए एडिशनल फैक्ट है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज आप स्टैटिक जीके के बहुत सारे सवाल भी देखने वाले हैं, ये तो इसको याद रखेगा। तब उसका नाम ब्रिक ही था। ब्रिक इन द सेंस ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, केवल यही थे। और ये नाम किसने दिया था? जिम ओनील। और ये कौन थे? तो याद रखेगा दोस्तों ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्या थे? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। एक सवाल तो ये हो गया, केवल नाम आया था सामने। क्या आया था? केवल नाम आया था 2001 में। इसके बाद दोस्तों 2006 में प्रथम बैठक आयोजित की जाती है ब्रिक की, ठीक है। 2006 में पहली बैठक आयोजित की जाती है दोस्तों ब्रिक की। यह बैठक अनौपचारिक रूप से आयोजित की जाती है। इसके बाद जो अगली बैठक होगी उसमें साउथ अफ्रीका को भी बुलाया जाता है। कब? तो याद रखिए 2010 में। याद रखेगा 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका को भी बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां साउथ अफ्रीका आता है, उसके बाद आकर के जुड़ जाता है और तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। इतनी बात याद रखेंगे ना? इतनी भी याद रखने के बाद अब पढ़ते हैं अपने प्रश्न को। यहां पे कह रहा है कि ब्रिक्स जो देश हैं यानी ये 5 देश खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक, कौन सी बैठक है? तो याद रखेगा इस 7वीं बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। और यहां पर ये मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा इस बार मेजबानी करने का जिम्मा तो मिला है, ये किसको मिला है? भारत को मिला। 2021 में किसको मिला है? भारत को मिला। तो भारत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेगा। बात आती है खगोल विज्ञान कार्य समूह, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो याद रखें, देखिए ये जो 5 बड़े देश हैं, ये सभी देश, चाहे आप चीन की बात कर दें, चाहे रूस की बात कर दें, चाहे जो है इंडिया की बात कर दें, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, ये देश जो है काफी, इसमें से जो 3 देश हैं बहुत आगे हैं, तरक्की कर रहे हैं। किस मामले में? स्पेस में कार्य करने के मामले में। लाइक आप चंद्रमा पे जाने की बात हो गई, या आदित्य मिशन जैसा आप देख रहे हैं कि भारत चला रहा है, या फिर मंगलयान भारत ने चलाया, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात कर दी जाए, तो इन सभी में ये 5 देश में से 3 देश बहुत आगे चल रहे हैं। तो ये 5 देश मिलकर के इस तरह की खगोल विज्ञान की कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं ताकि हम स्पेस यानी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में और अच्छा काम कर
सके और बढ़िया काम कर सके। ठीक है, इसके लिए दोस्तों इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा ना आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो बैठक हो रही है इसमें कौन हिस्सा ले रहा है, तो याद रखिए भारत की तरफ से आपने नाम सुना होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन, याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हिस्सा लेने जा रहा है। इसके अलावा भारत की एक और जो है नाम है, पुणे में स्थित है, उसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, आई थिंक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी करके नाम है, वो भी जो है पार्टिसिपेट करे इसमें, तो इसको भी याद रखेगा। तो इतनी बातें दोस्तों आपके लिए जरूरी है इस प्रश्न से संबंधित, जो आपको याद रखनी चाहिए एज अ करंट अफेयर। ठीक है, चलिए एक बार बढ़ते हैं आगे और इसके डिटेल के बारे में भी थोड़ी सी परिचर्चा कर ही लेते हैं। लिख रहा है कि 2021 में ये 7वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, पढ़ लिया हमने। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो है इसमें मेजबान है, बैठक को संचालित करने वाला, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है ये भी बैठक को संचालित करेगा। इसके अलावा ब्रिक्स, ये दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक है, इसी का नाम दिया गया ब्रिक्स। ठीक है, 2001 में ये सारी बातें बता दिया, 2006 की बात भी बता दिया, दिसंबर 2010 की बात भी बता दिया, जब आकर के साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आगे देखिए, कर हाल ही में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है, तो बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। हेमंत बिस्वा शर्मा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या पुलेला गोपीचंद। चलिए जल्दी से सोच समझ के बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको इसका उत्तर देने वाला हूं। चलो मैं बताता हूं दोस्तों, इसमें से जो नीचे के 3 लोग हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं, याद रखिएगा बैडमिंटन प्लेयर हैं। क्या है, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्या याद रखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री है, सीएम है, और कहां के सीएम चुने गए दोस्तों, तो असम के सीएम है। कहां के, असम के सीएम है, इसको याद रखेगा। और अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ का क्या चुना गया है, अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये पहले से भी मेंबर है, ये पहले से मेंबर है, ये भी याद रखेगा। एक दो लाइन दोस्तों और भी याद रखेगा, शायद वो आपको ना पता हो, लेकिन आप अच्छे से मेरी बात को समझिएगा। जो एशिया का बैडमिंटन संघ है उसके ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि सीएम बनने के बाद, एशिया का जो बैडमिंटन संघ है, एशिया का जो बैडमिंटन संघ है उसके भी क्या रह चुके हैं, ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है ना पूरे दुनिया का, उसमें भी मेंबर है। तो इसको याद रखेगा। ये काफी अच्छा सा प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर आएगा तो ज्यादातर लोग जो है यही सोचेंगे यार कि एक मुख्यमंत्री और ऐसा ऐसा, ये तो पॉसिबल नहीं, तो शायद कोई प्लेयर का नाम चूज कर ले। याद रखेगा यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक के लिए चुने गए हैं, तो अगर ये पूछे परीक्षा में तो बताइएगा 2021 से लेकर के 2025 तक के लिए इनका चुनाव किया गया है। इतना याद रहेगा। चलिए एक चीज और याद कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बता देता हूं। एक चीज और याद रखिए, ये जो बैडमिंटन आपका वर्ल्ड फेडरेशन है, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कहा जाता है। इस BWF का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय अगर ये परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा कुआलालंपुर। कहां पर है, कुआलालंपुर है मलेशिया में। कहां पर है, कुआलालंपुर। ठीक है, और ये कहां पर है दोस्तों, ये स्थित है मलेशिया में। कहां पर है, मलेशिया में स्थित है। ठीक है, तो एक तो आप इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या याद रखने वाली बात है, चलिए इतनी तो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी आपसे परीक्षा में क्या करता है, बैडमिंटन से रिलेटेड क्या करता है, बहुत सारे प्रश्न पूछ लेता है। जैसे जो बैडमिंटन का ग्राउंड होता है जहां पे इस बैडमिंटन को खेला जाता है, कभी कभी प्रश्न आता है उस बैडमिंटन ग्राउंड को क्या नाम दिया जाता है। प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान सुनिएगा, बैडमिंटन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके जो ग्राउंड होते हैं जहां पर ये खेला जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम क्या दिया जाता है, जल्दी सोच समझ के बताइए। उसको बोलते हैं बैडमिंटन कोर्ट। क्या बोलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। ये शब्द याद रखेगा, ये आपसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि बैडमिंटन एज ए बैडमिंटन प्लेयर के रूप में सबसे पहले विश्व स्तर पर खेलने वाले व्यक्ति कौन थे, जल्दी से बताइए।
एज अ बैडमिंटन प्लेयर दोस्तों विश्व स्तर पे खेलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेगा दोस्तों, उनका नाम था प्रकाश पादुकोण। क्या नाम था? प्रकाश पादुकोण। नाम तो सुना ही होगा आपने, प्रकाश पादुकोण। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जो विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। किसमें? याद रखेगा, सबसे पहले खेले भी थे और प्रथम स्थान भी प्राप्त किए थे बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन में। यही अगर मैं दोस्तों महिला की बात करूं, ये तो पुरुष में हो गए, अगर सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी महिला है जो पहला स्थान पाई थी, तो याद रखिए साइना नेहवाल। क्या नाम है? साइना नेहवाल। ठीक है, यह भी प्रश्न याद रखिए, यह भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और भी याद रखेगा। अच्छा, पीवी सिंधु का नाम सुना ना, तो याद रखेगा पीवी सिंधु ये भारत से हैं और सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था पीवी सिंधु ने, तो उसको उनका नाम भी याद रखेगा, वो भी बैडमिंटन प्लेयर में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पुलेला गोपीचंद जो आया था वो भी जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो उनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, ये बैडमिंटन संघ जो बना था इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 1934 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों जो आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछ लिए जाएं और परीक्षा में आते भी रहते हैं इस तरह के प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दे भी रहा आपके सामने डिटेल करा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा को 2021 से 25 की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखें, ये जो चुनाव हुआ दोस्तों ये स्पेशली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए हुआ, उसके मेंबर के रूप में हुआ, ये पहले से अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेगा। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? कुआलालंपुर है, मलेशिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो पाल एरिक होयर लार्सन। मुझे नहीं याद है, हाँ हंसने वाली बात है, मुझे नहीं याद है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस पूछता तो मैं बताता, या फिर डेविड मालपास पूछता तो बताता। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन इनका मुझे नहीं याद है क्योंकि जनरली परीक्षा में आता नहीं है। बैडमिंटन खेलने वाले मैदान को क्या कहा जाता है? इसको बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखें प्रकाश पादुकोण जी थे। महिला में साइना नेहवाल जी थी। बैडमिंटन को एशियाई खेलों में, याद रखें एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? याद रखिए 1974 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जो संघ है इसका गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। पीवी सिंधु ये सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? सईद मोदी थे। दोस्तों 24 मई को याद रखिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस भी जाता। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में ज्वालामुखी पर्वत न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ। ये न्यारागोंगो जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए, ये न्यारागोंगो जो ज्वालामुखी पर्वत है कहां पर स्थित है? और जहां पर भी इसका विस्फोट हुआ है इससे जो लावा निकला है ये एकदम शहर के करीब पहुंच गया था। कुछ 100 मीटर पर जाकर ही लावा रुक गया, वरना पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता। तो ये कहां की घटना है दोस्तों? करे इक्वेडोर, हवाई, इटली या कांगो। ठीक है, तो याद रखें इसका राइट आंसर है कांगो गणराज्य। क्या नाम है? कांगो गणराज्य। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है जहां पर ये ज्वालामुखी क्या है? विस्फोट हुआ है। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों कौन कौन सी बातें आप याद रख सकते हैं जो आपसे परीक्षा में इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है? तो याद रखें दोस्तों, यह एक तरीके का स्ट्रेटो ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। एक्चुअली में स्ट्रेटो ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? जागृत ज्वालामुखी। मतलब क्या है? जहां पर आए दिन विस्फोट होते रहते हैं उसे जागृत ज्वालामुखी का नाम दिया जाता है, जहां से हमेशा इस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। चलो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? क्या प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार आपका लगे हाथ जो है टेस्ट भी हो जाए कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों कहां पर है? जल्दी से बताइए। ये दक्षिण अमेरिका में, अब तो हिंट ले लो, अब तो बता दो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। तो कहां पर है? इक्वेडोर में। कहां पर है? इक्वेडोर। पता था आप गड़बड़ी करोगे। ठीक है, कोई बेवकूफ भी बना करके आपको चला जाएगा तो आपको पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो एक और पूछते हैं। माउंट पेली, एकदम अलग बता रहा हूं। ठीक है, माउंट पेली बताइए। माउंट पेली ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट पेली, जल्दी बताइए कहां पर स्थित है?
अमेरिका के पास में कहीं पर है, सोच समझ के बताइए, अमेरिका के पास में, ठीक है, अमेरिका के पास में, जहां फ्लोरिडा देश पड़ता है उसके आसपास, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास, बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास, क्यूबा देश के आसपास, जिन्हें चीनी का कटोरा कहा जाता है उसके आसपास, बताओ बताओ बताओ, जहां सारगैसो सागर है, घास वाला, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, घास नहीं, समुद्री घास, ठीक है, तो उसके पास में, नाम क्या है, वेस्ट इंडीज, क्या नाम है, वेस्ट इंडीज, क्या नाम है, वेस्ट इंडीज, ठीक है, इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो एक प्रश्न का और उत्तर दो, मौना लोआ कहां पर है, मौना लोआ ज्वालामुखी, कौन सा, मौना लोआ, लोआ ज्वालामुखी, ये कहां पर है, मौना लोआ ज्वालामुखी, ये कहां पर है, क्या यार तुमको कुछ भी नहीं आता है क्या, अरे कुछ तो उत्तर दो, मौना लोआ कहां पर है, इटली सिसिली, जानते हैं कि नहीं, इटली सिसिली, नहीं यहां पे नहीं है, अरे इटली सिसिली लिपारी द्वीप पे माउंट एटना है, क्या है, माउंट एटना, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, माउंट एटना है, ठीक है, ये इटली में पड़ता है, इटली के पास में सिसिली पड़ता है, ये सिसिली में है, ठीक है, ये है, तुम मुझे इसका उत्तर बताओ कि मौना लोआ कहां पर है, मौना लोआ, जल्दी से बताओ, मौना लोआ भी अमेरिका के पास में हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप का नाम सुना है, याद रखेगा, हवाई द्वीप के पास में है मौना लोआ, ठीक है, चलो ये हो गया 3-4, और बताओ, और पूछो, बताओगे क्या है, चलो एक अपने आसपास बता दो, टंबोरा पर्वत, कौन सा नाम सुना क्या, टंबोरा पर्वत, टंबोरा पर्वत, जल्दी से बताओ इसका कहां पर है, आप भी कहोगे पता नहीं सर कहां से पूछ रहे हैं, बहुत ज्वालामुखी पड़ा है, ये टंबोरा अंबोरा का नाम मैं नहीं जानता हूं, और नहीं जानते तो उससे क्या मतलब, बताओ तो सही, तुम्हारे देश के आसपास है, बताओ, इंडिया के आसपास है और इंडिया जैसा नाम है उसका, ठीक है, इंडिया जैसा नाम है सर, नेपाल उपाल तो नहीं है, नहीं नेपाल नहीं, इंडिया जैसा नाम पड़ता है इंडोनेशिया, कहां पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है, ये टंबोरा पर्वत कहां पर है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, टंबोरा नाम है, टंबोरा, ठीक है, चलो एक और बता दो, सेंट हेलेंस कहां पर है, चलो बताओ, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, अब बता दो कहां पर है, चलो चलो आखिरी है, अब नहीं पूछेंगे, ठीक है, सेंट हेलेंस कहां पर है, बताओ, सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, ओहो बहुत कमजोर हो गए आप लोग, ठीक है, चलिए यूएसए में, आप कहोगे सर मजाक नहीं, अगर आप भारत का पूछते ना तो मैं एक एक ज्वालामुखी आपको बता देते, सच में सर पूछ के तो देखो, अरे चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूं, आज मैं भारत के ज्वालामुखी पूछूंगा और आप मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ज्वालामुखी का नाम बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको कहीं पर वर्णन मिले, आप कहोगे सर क्या पूछोगे, मुझे पता है क्या पूछने वाले हो, अंडमान वाला पूछोगे ना, या तुम तो बड़ा चालाक आदमी हो, हम अंडमान वाला पूछेंगे और तुमको पहले से ही पता है अंडमान वाला, चलो अब देखते हैं, पूछाने का सिलसिला जारी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको मजा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे, चलो बताओ, आपको पता है कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा बैरन आइलैंड कहां पे, बैरन ज्वालामुखी कहां है, मैं आपसे पूछूंगा नारकोंडम कहां पे, ठीक है, नारकोंडम कहां पे, चलो बताओ, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी ये कहां पर स्थित है, ठीक है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, इन दोनों में भी बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दोनों अंडमान के पास में स्थित है, अंडमान निकोबार के पास में, ठीक है, अंडमान निकोबार के पास में स्थित है, और इसमें जो दोस्तों एक्टिव ज्वालामुखी है वो कौन सा है, याद रखेगा, बैरन ज्वालामुखी क्या है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ये जागृत ज्वालामुखी है, और नारकोंडा क्या है, नारकोंडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा चलो एक और बताओ, आपसे अलग से पूछता हूं, बताओ बारातांग कहां पर है, क्या मैंने पूछा, बारातांग, क्या पूछा, बारातांग, सर भारत में है, शायद भारत में है, सोचो ना सोचो, मैं तो आपको पहले बोला ना कि मैं पूछूंगा और आप मुझे बताओगे, तो बताओ बारातांग कहां पे है, आराम से बताओ, चलो एक और आसान पूछता हूं, एक्चुअली अब जो मैं पूछ रहा हूं एक्टिव में इसी तरह से है, लेकिन बहुत साल पहले ये ज्वालामुखी के रूप में थे ऐसा माना जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं ज्वालामुखी के रूप में है, कहीं कहीं पर ये क्या है, ये पठारों के रूप में भी विद्यमान है, तो जल्दी से बताइए बारातांग कहां पर है, ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया ज्वालामुखी की होती है वैसी प्रक्रिया पठारों के निर्माण की भी होती है, ठीक है, चलो आपको पता होगा दक्कन ट्रैप के बारे में, चलो दक्कन ट्रैप का ही पता बता दो मुझे कि दक्कन ट्रैप कहां पर है, चलो कोई ऐसा करो, कोई भी दो बता सकते हो, कोई दो बता सकते हो, मैं मान लूंगा कि आपको आता है, ठीक है, एक और पूछता हूं, बताओ मुझे धिनोधर हिल्स कहां पर है, सर एक बात बताओ ना, आप ये सब प्रश्न ला कहां से रहे हो, ये सब प्रश्न आप कहां से ला रहे हो, धिनोधर हिल्स, हमने तो आज तक इस तरह के किसी हिल्स का नाम ही नहीं सुना यार, ठीक है, नहीं सुना तो एक और हिल का नाम लिखो, धोसी हिल, कौन सा, धोसी हिल, सर ये सब ज्वालामुखी टाइप के हैं, हाँ भाई ज्वालामुखी टाइप के, अब तो बता दो, नहीं बताओगे, चलो तो मैं बताता हूं, बारातांग दोस्तों कहां पर है, ये अंडमान में स्थित है,
दक्कन ट्रैप दोस्तों आप सभी को पता है दक्कन ट्रैप कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, छोटा नागपुर महाराष्ट्र। धिनोरा हिल्स कहां पर है दोस्तों, जल्दी से बताओ। धिनोरा और घोसी, धिनोरा है दोस्तों आपके गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और जो आपका धोसी हिल्स है ये आपका कहां पर, ये आपका हरियाणा में है, कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है। मजा आया क्या, मजा आया। आज आप कहोगे सर कुछ ज्यादा बता रहे हो, ठीक है, ज्यादा तो मैं हमेशा बताता हूं मित्र, बस आप भरोसा नहीं करते हो। स्टडी 91 पे आते हो और भरोसा कर लेते हो तो क्या बात क्या बात क्या बात। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं और थोड़ा और मजा लेने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, यह आपको बताना है। पहला प्रश्न है वी मुरलीधरन, दूसरा है एस जयशंकर कुमार, तीसरा है वेंकैया नायडू और चौथा है हर्षवर्धन वाजपेयी। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका जो है अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने किया है, जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको कुछ बताता हूं दोस्तों। इस जिस समिट की बात कर रहा है फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन हुआ कहां पर, तो ये आयोजित किया गया था पेरिस में। पेरिस कहां पर पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है, तो याद रखेगा सीन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी है, सीन नदी, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है। इसकी अध्यक्षता किसने किया, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत से नहीं। इसकी मुख्य अध्यक्षता तो याद रखिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता किया। भारत से इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो याद रखिए वी मुरलीधरन साहब ने किया है। ये इमेज है वी मुरलीधरन साहब जी का, और ये क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा ये विदेश राज्य मंत्री हैं। क्या हैं, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और इन्होंने क्या किया है, यहां पर अध्यक्षता किया है, ठीक है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इसका अध्यक्षता किया। अच्छा एक बात, दूसरी बात दोस्तों, ये कहां संबंधित है, देखिए यहां पर लिखा अफ्रीकन, ठीक है। तो याद रखिए कोविड-19 की वजह से अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति खराब हुई है, उनके हालात को सुधारने के लिए यह समिट जो है आयोजित किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ धमाकेदार क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। हाल ही में दोस्तों एक क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये 2021 में हुआ था, ठीक है, शिखर सम्मेलन। आपको बताना दोस्तों इस क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। इस क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। एक हुआ था फिक्की का सम्मेलन हुआ था, फिक्की सम्मेलन 2021। आपको इसके बारे में बताना है कि ये फिक्की सम्मेलन 2021 जो हुआ ये इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था, ठीक है। जल्दी से बताइए, ये दोनों 2021 वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखें दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन जो था इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था, मोदी जी ने किया था। और यहीं पर जो फिक्की वाला है इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा ना, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये। देखिए इसी साल के समिट हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों को पता नहीं रहता इस तरह के समिट के बारे में, ठीक है। एक और समिट हुआ दोस्तों मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन या समिट, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उल्टा याद रखेगा उसकी अध्यक्षता फिक्की ने किया था। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने कहा मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो याद रखिए इसकी अध्यक्षता किसने किया है, फिक्की ने किया है, ठीक है। तो ये सभी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप याद रखेगा। क्वाड का मोदी जी ने किया, फिक्की की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया। और मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन की अध्यक्षता भी 2021 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता स्वयं फिक्की ने किया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, चलेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस ऑपरेशन को पूरा करते हुए आईएनएस जलाश्व, ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों एक आईएनएस जो है वो क्या हुआ है, 41 साल बाद क्या हुआ है जो है उसको डीकमीशन किया गया। उसका नाम क्या था, तो हम लोगों ने पढ़ा था आईएनएस राजपूत नाम था। क्या नाम था, आईएनएस राजपूत, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे किसी आईएनएस का नाम रखा जाता है। चलो खैर अलग बात है, यहां पर याद रखें दोस्तों आईएनएस जलाश्व जो है ये ब्रुनोई और सिंगापुर से
विशाखापत्तनम दोस्तों ये पहुंचा है। और एक और आइनस है, आइनस त्रिकंद। कौन सा है? आइनस त्रिकंद। ठीक है, ये मुंबई पहुंचा है। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे। ये वाला दोस्तों ये विशाखापत्तनम पहुंचा है और ये वाला आइनस कहां पहुंचा है? तो ये मुंबई पहुंचा है। ठीक है, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। चलो इतना तो समझ में आ गया। और किस जो है मिशन के तहत ये लोग आए हैं? तो लिख रहा है ऑपरेशन ऑक्सीजन मिशन, ऑपरेशन कोविड विन मिशन, या फिर ऑपरेशन जो है समुद्र सेतु, या ऑपरेशन आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखेगा ये जिस मिशन पे गए थे उस मिशन का नाम था ऑपरेशन सेतु 2। ठीक है, 2 याद रखेगा, ऑपरेशन सेतु, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात आती इसमें है क्या? तो दोस्तों इसके माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, इस तरह की मशीनें, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों को लेकर के ये भारत आए हैं। क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं कि ब्रुनोई और सिंगापुर से चल करके विशाखापत्तनम आए हैं। तो इस तरह के कोविड-19 से जो है लड़ने के लिए हमारे पास जो जरूरी चीजें थी, जैसे वेंटिलेटर वगैरह हो गया, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक हो गया, इस तरह की चीजों को लेकर के आए हुए हैं। तो 2 आइनस है दोस्तों, एक आइनस त्रिकंद है जो मुंबई पहुंचा, एक आइनस जलाश्व है जो विशाखापत्तनम पहुंचा। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, करा हाल ही में चर्चा में रहा अशोक स्तूप दोस्तों एक कहां पर स्थित है? अशोक स्तूप। ठीक है, ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। लिख रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विशाखापत्तनम या फिर लेह। बताइए जल्दी से, ये अशोक स्तूप दोस्तों कहां पर स्थित है? ठीक है, अशोक स्तूप। याद रखे इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में किया गया था। ठीक है, अशोक के काल में, और अशोक के काल में ही याद रखेगा महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया गया। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म के प्रचार भी इसी समय किया गया, और उसी में ढेर सारे स्तूप पूरे जो है देश में बनाए गए थे। ठीक है, तो अशोक स्तूप जो है दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है, लेह लद्दाख में। याद रखिएगा लद्दाख के लेह में स्थित है, ये इसका नाम है अशोक स्तूप। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इमेज में दोस्तों, ये अशोक स्तूप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि जब जब परीक्षा में आता है तो लोगों के दिमाग में ये मध्य प्रदेश जाता है। नहीं, मध्य प्रदेश में याद रखेंगे यहां सांची का स्तूप है। कौन सा? सांची का है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 2 स्तूप है, एक आपका है धमेक स्तूप। कौन सा है? धमेक। सुना है कि नहीं? धमेक स्तूप कहां पे? जल्दी से बताओ, धमेक स्तूप कहां पर है? याद रखे धमेक स्तूप है सारनाथ में। कहां पर है? सारनाथ, बनारस। ठीक है, सारनाथ में क्या हुआ था दोस्तों? सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक जगह पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। उस जगह का नाम क्या था? सारनाथ। और सारनाथ के अंतर्गत आता था ऋषिपत्तनम, उस जमाने में कहा जाता था वहां पर। तो क्या है? ये धमेक स्तूप है। एक स्तूप और भी यहां पर है, चौखंडी। कौन सा? चौखंडी स्तूप। कौन सा? चौखंडी। तो धमेक और चौखंडी ये दोनों याद रखेगा, ये आपके सारनाथ में स्थित है। और एक स्तूप है दोस्तों बावीकोंडा। क्या नाम है? बावीकोंडा। बावीकोंडा, ये बावीकोंडा स्तूप दोस्तों कहां पर है? याद रखेगा ये स्तूप है आपके विशाखापत्तनम में। कहां पर है? विशाखापत्तनम में है बावीकोंडा स्तूप। ठीक है, और बाकी लेह में अशोक स्तूप है। तो इसको याद रखेगा, ये आपके इतिहास को भी समेटते हुए चल रहा है, तो इसको भी लेके चलिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे आप लोग देखिए पीडीएफ डाउनलोड करिए और इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन आप डिटेल में कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हाल ही में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया आपको बताना है। राष्ट्रमंडल दिवस, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते ही चर्चा कर दिया था कि राष्ट्रमंडल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। जैसे भारत भी क्या है? ये भी राष्ट्रमंडल देश है। ठीक है, और यही देश मिलकर के गेम खेलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। उसमें केवल यही देशों का समूह होता है जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों। ठीक है, तो याद रखेगा 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, बाकी देखिए जैव विविधता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, थायराइड भी इंपॉर्टेंट है, कछुआ भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे अपने मन से बताओ कि कौन सा यहां पर कब मनाया जाता है? कछुआ दिवस कब मनाया जाता है पहले बताओ। कछुआ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अभी तो हम लोग कल ही पढ़े। ठीक है, याद रखिए जैव विविधता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैव विविधता के बारे में तो मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल को दोस्तों जैव विविधता दिवस, जैव। ठीक है, इसके ठीक पीछे जाओ 22 अप्रैल कर रहा हूं, 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस। और उसके बाद 22 मार्च को यह आपका जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जल दिवस। इसको भी आप याद रखेगा। थायराइड
दोस्तों मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को। ठीक है, तो ये सब तथ्य आप याद रखेगा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो मनाया जाता है 16 तारीख को, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है 18 तारीख को। सब मई वाले बता रहा हूं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में श्री कुमार बनर्जी जी का क्या हो गया? निधन हो गया। और श्री कुमार बनर्जी जी ये किससे संबंधित थे? लिख रहा है सूचना आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष, या फिर डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष, या फिर जो है आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, जल्दी से बताइए श्री कुमार बनर्जी जी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों याद रखिए ये थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, जिनका अभी क्या हो गया? निधन हो गया। याद रखिएगा इनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। ये कब दोस्तों इस डिपार्टमेंट में कब काम करते थे? तो याद रखिए 2012 में दोस्तों इन्होंने इस डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया था। इसके अलावा इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इसके पहले 2012 के पहले दोस्तों 2010 की बात करें तो ये बार्क में काम करते थे। ठीक है, भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो है ये वहां पर काम किया करते थे। इनको दोस्तों कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें, देखिए पहले तो 1989 में इनको मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2005 में मिला पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री मिला दोस्तों कब? 2005 में। और 1989 में क्या मिला था? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। बाकी के दोस्तों मैंने आपको और भी परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में बताया था बहुत कुछ बातें, वो बातें भी याद रखिएगा। जैसे कभी आपसे पूछ दे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और इस परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। कब? 1948 में दोस्तों इस परमाणु ऊर्जा जो है आयोग की स्थापना किया गया। 54 में दोस्तों इसको बदल दिया गया विभाग में। 1954 में क्या बन गया? परमाणु ऊर्जा विभाग बन गया। क्या बन गया? डिपार्टमेंट बन गया परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चल के 1967 की सफर आएगा। 1967 में क्या बना? ट्राम्बे। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र। तो ट्राम्बे को याद रखेगा। और उसके बाद दोस्तों जब ये ट्राम्बे बना जिसे आज हम भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर मृत्यु की बात करेंगे तो बहुत सारे महाशय की मृत्यु हो चुकी है। जैसे आज की बात कर लें दोस्तों, तो आज आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा श्री कुमार बनर्जी साहब का निधन हो गया। इसके पहले अभी आपने पढ़ा था कि जो है बाबा गौड़ा साहब का निधन हो गया था। और उसके पहले आपने पढ़ा था क्या नाम है? सुंदर। ठीक है, नाम बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुगुणा जी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनका निधन हुआ। एनएसजी के पूर्व चीफ थे जेके दत्त जी, उनका निधन हुआ। तो बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, ये निधन भी आप याद रखिएगा। आइए निधन के बारे में एक बार दिखाई देता हूं आपको। बाबा गौड़ा पाटिल दोस्तों एक केंद्रीय मंत्री थे और किसान नेता थे। एनएसजी के पूर्व प्रमुख जेके दत्ता जी का निधन हुआ। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ। और किसका हुआ? राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हुआ। भाजपा के पुरुष और वरिष्ठ नेता चमन लाल गुप्ता जी का निधन हुआ। तमिल लेखक और लोकगीत वाले कौन थे? राज नारायण जी का निधन हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के अग्रवाल, उनका भी निधन हुआ कोविड-19 की वजह से। बीसीसीआई के रेफरी थे राजेंद्र जडेजा। ठीक है, राजेंद्र जडेजा, इनका निधन हुआ। गणितज्ञ थे एमएस नरसिम्हम जिन्होंने प्रमेय दिया था। ठीक है, सीबीआई के प्रमुख थे राघो थमन, इनका भी निधन होगा। तो कई सारे महान हस्तियों की, प्रसिद्ध हस्तियों का निधन इस मई महीने में हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। करा हाल ही में संजीवनी योजना दोस्तों, इसको कहां शुरू किया गया? तो जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म करने के लिए दोस्तों संजीवनी लेकर आए थे, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर संजीवनी योजना ये कोविड-19 से जो मरीज लड़ रहे हैं उनके लिए लेकर आया गया है। और ये लाया किसने? हरियाणा राज्य ने। किसने लाया दोस्तों? हरियाणा राज्य की तरफ से ये लाया गया है योजना, जिसका नाम है संजीवनी योजना। याद रहेगा क्या? याद रहेगा न रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। नहीं याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एक चीज और बात याद रखें दोस्तों, एक अभी उत्तराखंड की सरकार ने एक योजना लाया था, इसी तरह की योजना थी वात्सल्य योजना। कौन थी? वात्सल्य योजना के तहत दोस्तों मैंने बताया कि उत्तराखंड ने बताया कि 3,000 रुपया दोस्तों दिया जाएगा ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता की कोविड-19 की वजह से डेथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा उनको क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा 5% का। ठीक है, शिक्षा में एक क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये बातें थी दोस्तों कहां से? वात्सल्य योजना से संबंधित। त्रिपुरा की बात कर दे दोस्तों, तो हाल ही में त्रिपुरा में विप्लव द्विवेदी जी ने लॉन्च किया था जागृत त्रिपुरा पोर्टल। कौन सा? जागृत
त्रिपुरा पोर्टल, इसको भी याद रखेगा। और हरियाणा में आपने देख लिया संजीवनी परियोजना। हिमाचल की बात करें तो डोर टू डोर एक कार्यक्रम आया था आयुष घर द्वार। कौन सा आया था? आयुष घर द्वार। ये भी कोविड-19 से संबंधित है, आयुष घर द्वार। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कोविड पॉजिटिव लोग होंगे उनको जाकर के घर पे समझाया जाएगा कि कैसे आपको होम क्वारंटाइन होकर रहना है और तमाम सारी बातें यहां पर रहेंगी। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। लिख रहा है कि हाल ही में किसकी वास्तविक उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए क्या बना है दोस्तों, यहां पर याद रखिए, यहां पर NMMS, ठीक है, NMMS, ठीक है, इस नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया। कर वेंटिलेटर पर मरीजों की जानकारी के लिए, अस्पतालों में डॉक्टर की जानकारी के लिए, मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की जानकारी के लिए, या वैक्सीन सेंटर में लोगों की जानकारी के लिए। तो याद रखें दोस्तों, ये जो NMMS है ये लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, ये मनरेगा कार्यक्रम पर कार्यक्रम स्थलों पर जो श्रमिक होंगे उनकी जानकारी के लिए कि कितने श्रमिक अवेलेबल हैं, उनकी वास्तविक उपस्थिति के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं दोस्तों तो सबसे पहले नरेगा की शुरुआत, किसकी शुरुआत? नरेगा की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? याद रखेगा, नरेगा में NA नहीं होता है, नरेगा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नरेगा। ओहो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। नेशनल यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये याद रखें कांग्रेस की सरकार में आया था और 7 सितंबर 2005 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। बाद में दोस्तों इसको अपडेट किया गया महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन, यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसी के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द को के अलावा दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी लगा दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मनरेगा, ठीक है। तो याद रखेगा मनरेगा यानी क्या हो गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो यह नाम इसको मिला था कब? 2 अक्टूबर 2009 में, इसको भी याद रखेगा। और यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसके अंतर्गत लोगों को मिनिमम रोजगार के अवसर दिए जाते हैं कि उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और ये सारी चीजें होंगी। तो वहां पर कार्यस्थल पर कितने लोग उपस्थित हैं उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इतनी मुख्य बातें थी दोस्तों जो आपको याद करनी चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें याद रहती तो बेशक रूप से आप करंट अफेयर अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बाकी के डिटेल में दोस्तों जो चीजें हैं वो PDF में दिया गया है, आप डाउनलोड करिए और इत्मीनान से सारी चीजों को पढ़िए और देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। जिन्हें भी जरूरत होगा दोस्तों टेस्ट का, आप किसी भी विषय का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे चैनल से, जहां पर आपको सभी विषय के टेस्ट निःशुल्क अवेलेबल कराए गए हैं। वीडियो क्लास हो गया, PDF हो गया, ब्लॉग हो गया या फिर वन लाइनर बुलेटिन हो गया, सब कुछ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया। आप हमारे जुड़िए एप्लीकेशन प्रोग्राम से जहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। एक मोटिवेशन लाइन के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त किया जाएगा। लिखा है कि जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है। तो अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो एक तो वैसे ही जीवन कम है, 4 दिन की जिंदगी, हाँ, और वैसे भी क्या कर रहे हैं आप, उसमें 2 दिन बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा? बर्बादी से तो जीवन और कम हो जाएगा ना। तो और कम होने से अच्छा है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करें, मेहनत करें। ये जो खाली टाइम आपको लग रहा है ना कि परीक्षा नहीं है और हमें आराम फरमाना चाहिए, यही आपका गलत रास्ता ले जा रहा है आपको, या आपका मन आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। ऐसा कतई मत सोचिए, पढ़ाई करिए। आपके पास समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं वो पता नहीं कब आपको पीछे छोड़ देंगे और आपको बिलीव और भरोसा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों आपसे कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, तो आप वहां जाके वीडियो को शेयर करिए, इसके PDF डाउनलोड करके शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़े और इसको देख पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।